नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम कवर करेंगे। आज पहला टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे ऋग्वेद से शुरू करेंगे और आज देखते हैं कहाँ तक हो पाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे 15-20 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे ताकि पढ़ने में भी सबको ईजी हो। पहले पहले कोर्स पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज ऋग्वेद रहेगा। सबसे पहले ऋग्वेद की बात आती है तो ऋग्वेद में कहा जाता है 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में अगर बात करें जो रचाई हैं 10,462 रचाई हैं। रचाओं में जो रचाई हैं इनमें ही इंद्र के लिए 250 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए, अग्नि के लिए 200 बार, और जो इनको पढ़ता है, जो इन रचाओं को पढ़ता है, उसे होत्र कहा जाता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी अपलोड किया जाए ताकि सभी लोगों का फायदा हो। अगर थोड़ा सा भी हमारी एक थोड़ी सी भी भूमिका रहती है, जितने भी नए बच्चे हैं जैसे पुलिस कांस्टेबल से रिलेटिव होंगे या उत्तराखंड के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी होगा, पुलिस पटवारी एटसेट्रा जो भी एग्जाम है, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी एसएससी जीडी में, रेलवे में, इन जगह से क्वेश्चन तमाम आते हैं। ठीक, पहले हम इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पार्ट भी लिखेंगे। नेक्स्ट है इसमें जानकारी मिलती है। अच्छा, ऋग्वेद में जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्यों की, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की। ऋग्वेद में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। अगर बात किया जाए कि जो ऋग्वेद है इसके विश्वामित्र द्वारा रचित जो तीसरा मंडल है, तो अगर कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन आता है कभी कि जो तीसरा मंडल, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तो वो किसके द्वारा रचित है? तो है विश्वामित्र के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया कि आर्य मंडल में जो तीसरा मंडल है, इसमें क्या है कि आर्य देवता जो सावित्री को समर्पित है, गायत्री मंत्र उसका वर्णन है। और ये सूर्य देवता के लिए भी बनता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन किसके लिए कहा गया? सूर्य देवता के लिए गया। और आर्य देवता सावित्री को समर्पित है तीसरा मंडल। नेक्स्ट है आठवां मंडल। जो आठवां मंडल है इसमें हस्तलिखित रचाओं का वर्णन है, क्योंकि जो आठवां मंडल है इसमें हस्त से यानी हाथ से लिखे रचाए हैं और इनका इनका वर्ण है। और इन रचाओं को वर्ण को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। नेक्स्ट है नौवां मंडल। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है सोम देवता का उल्लेख। कई बार क्वेश्चन आता है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में पाया जाता है? तो ये है नौवां मंडल में। 10वां मंडल में चतुस्वर्णी समाज की बात की गई है कि 10वें मंडल में हमें ये मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है कि हमारे समाज में 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों का वर्ण किस मंडल में किया गया है? 10वां मंडल में किया गया है। और कहा जाता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र हैं, इनके जो कर्तव्य होंगे, कर्म होंगे, तो ये कार्य होंगे, ये किस में मिलेंगे? इसमें उल्लेख किया गया है धर्मसूत्र में। तो इनके क्या-क्या काम होंगे, ये इसका उल्लेख होगा धर्मसूत्र में किया गया है। नेक्स्ट है हम देखेंगे सामवेद। सामवेद क्या है? संगीत या भारतीय संगीत का जनक भी किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और इसके पाठकर्ता यानी जो इनको पढ़ता है सामवेद को, उसको कहा जाता है उद्धृत। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन किया गया है। और पाठकर्ता इसके रीडर को कहा जाता है अधुर्वायु कहा जाता है। नेक्स्ट है यह गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गद और पद का उल्लेख किस वेद में है? तो ये हमारा यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है अथर्ववेद की बात करें हम तो अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो है अथर्वा ऋषि। ये सबसे नवीनतम वेद है, सबसे आखिरी का वेद यही है। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि का वर्णन भी इसी वेद में मिलता है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास की बातें भी इसी में मिलती है। नेक्स्ट है कि सभा और समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। इसका वर्णन भी कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कन्याओं की जन्म की निंदा की गई, यानी कन्याएं जब होती थी जन्म से उनकी पहले निंदा की जाती थी, तो इसका उल्लेख भी हमारा अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है वेदांग। अब आती वेदांग की जरूरत हमें क्यों पड़ी?
तो जो वेद होते थे, वेदों को समझने के लिए ही वेदांग की ज़रूरत पड़ी थी। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या है वेदांग की, यह है 6। 6 में है शिक्षा 1, कल्प कल्प में क्या है, रस्म समारोह की बातें कही है। तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त जिसमें शब्दों की उत्पत्ति की गई, एक हिसाब से डिक्शनरी की बात की जाती है। और पांचवा है छंद, और छठा है ज्योतिष। नेक्स्ट है पुराण। पुराण की बात करें हम तो पुराण पुराण के पाठकर्ता को पुजारी कहा जाता है। और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण भी पुराणों में मिलता है। इसके जो रचयिता हैं ये लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्राव हैं। संस्कृत में लिखे जो पुराण हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। और ऐसा माना जाता था कि जो स्त्री और शूद्र को पढ़ने की तो अनुमति नहीं थी पुराणों को, लेकिन ये केवल सुन सकते थे। और पुराणों की अगर संख्या बात की जाए, पुराण कितने हैं, तो 18 इनकी संख्या है। नेक्स्ट है, एक नोट करके मैंने एक चीज़ और लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मत्स्य पुराण। तो सबसे पुराना या प्राचीनतम पुराण की बात करें हम तो यह है मत्स्य पुराण, जिसमें आंध्र सातवाहन वंश की बात कही गई या आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से रिलेटिव है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से रिलेटिव है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में उल्लिखित है। नेक्स्ट है ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण में पूर्व वंश या महापुराण की बात मिलती है। फिर है भागवत पुराण। भागवत पुराण में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें भक्ति आंदोलन से रिलेटिव बातें की गई। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों के भाग, कर्मकांड, विधि, यज्ञ आदि की बात की गई है। जिसमें ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण में सांख्यान यानी कौशिकी ब्राह्मण की बात मिलती है, यानी कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये शतपथ ब्राह्मण शुक्ल है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रेय ब्राह्मण यानी कृष्ण का उल्लेख है। नेक्स्ट है सामवेद जो है जैमिनी ब्राह्मण का है, जिसमें वंश ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण इत्यादि का उल्लेख है। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण, तो अथर्ववेद में क्या है, गोपद ब्राह्मण का ही उल्लेख है। नेक्स्ट है मैत्रियानी। एक है इसमें मैत्रियानी, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। इसी में कहा गया है कि पुरुषों को हमेशा इन 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जुआ, शराब और स्त्री। ये 3 चीज़ें हमेशा पुरुषों को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जो वह है मनुस्मृति, और ये शुंग काल का है। ठीक। नेक्स्ट है नारद स्मृति। नारद स्मृति में जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का जातक कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध साहित्य में जातक, तो जातक क्या होता है, जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी या जानकारी मिलती है, उसे जातक कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटिव एक होता है त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक की बात कही गई है। ये 3 पिटक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। इनकी भाषा जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कथावस्तु। कथावस्तु जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो कथावस्तु क्या है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। और महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र भी कथावस्तु में ही मिलता है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को, जो जैन साहित्य है उसे क्या कहा जाता है, उसे आगम कहा जाता है। 12 अंगों में जैन साहित्य को 12 अंगों में बांटा गया है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में। और एक आता है कल्प सूत्र, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की बात की गई है। तो भगवती सूत्र की बात आए तो स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन के बाद मिलती है, और कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की बात मिलती है। अब आते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो अर्थशास्त्र जो लिखा है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों एक ही हैं। अर्थशास्त्र में किस चीज़ की बात मिलती है, तो इसमें मुख्य रूप से यह है विषय इसका मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में
बात की जाती है। अर्थशास्त्र में इन्हीं चीज़ों का उल्लेख है। मौर्य काल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की। इसकी संरचना बताइए तो ये 15 अधिकरण थे और 180 प्रकरण यानी 180 इसमें चैप्टर थे। जो अर्थशास्त्र है ये संस्कृत भाषा की है और अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट ग्रंथ की, यह है रजत रंगनी। रजत रंगनी कल्हण द्वारा लिखी गई थी और इसकी भाषा जो है संस्कृत है और कश्मीर इसका जो विषय था ये कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट है चचनामा। चचनामा जो लिखी थी अली अहमद ने लिखी थी और चचनामा में अरबों की सिंध विजय भाषा सिंध विजय की जानकारी मिलती है और इनकी जो भाषा थी वो थी फारसी। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया है और संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ भी क्या है, अष्टाध्यायी है। मौर्य मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी भी अष्टाध्यायी से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा लिखी गई है और इसका जो विषय वस्तु था ये था ज्योतिष ज्योतिष भारत में होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य के लेखक हैं पुष्यमित्र शुंग हैं और जो इनकी पुरोहित पतंजलि द्वारा लिखी गई और जिसकी जानकारी मिलती है महाभाष्य में यह है शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी विदेशी यात्री कौन कौन भारत में किस क्रम में आए थे, कई बार आता है ये भी क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक की बात करें हम तो इसमें आती है टीसीएस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डायमिकस। बात करें हम तो टीसीएस की, टीसीएस जो था ये ईरानी यात्री था, इसने भारत के संबंध में आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं। हेरोडोटस की बात करें, यह इतिहास का पिता या इतिहास का पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक फेमस पुस्तिका है जिसका नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट बात आती है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनकी काफ़ी फेमस बुक है, उसका नाम है पुस्तक इंडिका। पुस्तक इंडिका में जो मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है डाइमिकस। डाइमिकस की बात करें हम तो ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ये बिंदुसार के राजदरबार में आया था। अब आती है बात डायनोसियस का। डायनोसियस जो था ये मित्र डायनोसियस की बात करें तो ये मित्र नरेश टॉलमी फिलोडेट्स का राजदूत था और ये अशोक के राजदरबार में आया था। और आगे हम बात करें टॉलमी की, इसने भारत का भूगोल पुस्तक भी लिखा था और ये दूसरी शताब्दी में भारत आया था। तो ये था दोस्तों आज हमारा एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने देखा कि प्राचीन भारत में ऋग्वेद में क्या क्या किन किन चीज़ों की बात की गई है और उसके बाद हमने देखा विदेशी यात्रियों का विवरण देखा इसमें और इसमें कुछ हीनयान और बौद्ध धर्म और इसके जैन धर्म के बारे में भी चर्चा की। आगे का वीडियो कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।